एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर नंबर 1 था पूरा वो कंप्लीट कर लिया था। आज से हमें क्या स्टार्ट करना है, अपने कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अब देखो जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप की कंपनीज होती है उसके बारे में पढ़ना है कि जैसे अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि आप किस किस तरीके से अलग अलग टाइप की कंपनी बना सकते हो, तो वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जो कंपनीज है वो हो सकती हैं, यानी हम कैटेगरीज बना लेंगे यहाँ पे कि जो है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतनी कंपनीज हो सकती है, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतनी कंपनीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? मेंबरशिप। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? मेंबर लाइबिलिटी। फोर्थ कौन सी है? कंट्रोल। और एक है अदर्स, जो बची कुची कंपनीज है वो अदर्स में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक प्राइवेट 1% कंपनी, लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस थोड़ा सा किया है, तो आई होप आपको याद आ गया होगा। कंट्रोल के अकॉर्डिंग होती है होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट। और जो बची कुची कंपनीज है जैसे गवर्नमेंट कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है, ठीक है, एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये सब जो रिमेनिंग कंपनीज है उसको हम कहाँ पे कर लेंगे? अदर्स में ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, अब अभी तो हमने जस्ट एक बार देखा है ओवरव्यू कि ये चैप्टर में हमें ये सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज को पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो कंपनीज हैं ये क्या होती हैं, इनका क्या मीनिंग है, वो हम एक एक करके अभी बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले है जो किसके अकॉर्डिंग है, मतलब किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट जो करना है तो उसके बेसिस पे कंपनी जो है वो या तो कौन सी होगी? स्टैट्यूटरी कंपनी, या फिर कौन सी होगी? रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। चलो देखो, सबसे पहले कौन सी है अपने पास में? स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, अब आपको हर एक किसी चीज में कीवर्ड याद कर लेना है। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है जिसकी अपनी खुद की एक स्पेशल एक्ट है। ठीक है, जिसकी अपनी खुद की एक स्पेशल एक्ट है। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि एक ऐसी कंपनी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ, क्या है यहाँ पे कीवर्ड? यहाँ पे कीवर्ड है स्पेशल एक्ट, जिसकी अपनी खुद की एक स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट चाहे किसने बनाई है? पार्लियामेंट ने, या फिर किसने बनाई है? स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब एक्ट कोई सी भी हो सकती है, सेंट्रल एक्ट भी हो सकती है, स्टेट एक्ट भी हो सकती है, बट अपनी खुद की एक्ट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, क्या है? एलआईसी। एलआईसी क्या है? अपना लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी अपनी खुद की एक्ट बनी हुई है, एलआईसी की अपनी खुद की एक्ट है। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अपनी खुद की एक्ट है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अपनी खुद की एक्ट है। तो जिसकी अपनी खुद की एक्ट बनी हुई है और वो उस स्पेशल एक्ट से ही गवर्न होती है, इसका मतलब जो स्पेशल एक्ट में लिखा हुआ है वही एप्लीकेबल होगा, वही मानना पड़ेगा इनको। तो ये कौन सी कंपनीज हो गई? ये हो गई स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, अच्छा तो क्या इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? मैम नहीं। देखो नॉर्मली क्या होता है, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? आपको याद होगा लास्ट जो हमने चैप्टर किया था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी की अपनी स्पेशल एक्ट होती है तो उस केस में स्पेशल एक्ट ही एप्लीकेबल होती है। अब यहाँ पे तो ये बनी ही स्पेशल एक्ट में है। जैसे एलआईसी की हम लोग बात करें तो एलआईसी की खुद की अपनी एक्ट है और वो उसी एक्ट के अंडर बनी हुई है। ठीक है, तो जब अपनी खुद की एक्ट बनी हुई है तो फिर कंपनीज एक्ट 2013 को क्यों इन्वॉल्व होना है? क्यों जबरदस्ती उसके ऊपर एप्लीकेबल करवाए हम? ठीक है, तो नॉर्मल सिनेरियोज में कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगी ओवर स्टैट्यूटरी कंपनीज। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है? अनलेस स्पेशल एक्ट स्पेसिफाइज। इसका मतलब क्या है? अगर स्पेशल एक्ट ने लिख दिया, स्पेशल एक्ट ने ही बोल दिया कि भाई इस जगह पे या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन मानने पड़ेंगे, तो फिर मानने पड़ेंगे। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियोज में सिर्फ किसकी बात माननी है? सिर्फ स्पेशल एक्ट की ही बात माननी होगी। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया? स्टैट्यूटरी कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में ऐसी कंपनी हम कह सकते हैं जिसकी अपनी खुद की एक्ट है, जो अपनी खुद की एक्ट के अंडर बनी हुई है, दैट इज व्हाट स्टैट्यूटरी कंपनी। सेकेंड हम लोग किस पे चलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कि कौन सी एक्ट में बनी है? कंपनीज एक्ट में।
रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड या फिर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कौन सी वाली कंपनीज एक्ट, चाहे कंपनीज एक्ट 2013 चाहे पुरानी वाली, ठीक है, जो हमने पढ़ा है ना प्रीवियस कंपनी लॉ 56 वाली है, उससे पहले वाली एक्ट्स है, तो कोई सी भी चलेगी, बट होनी कौन सी चाहिए, कंपनीज एक्ट ही होनी चाहिए। तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। और जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि किसके अंडर में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं बने हैं वो कौन से मान लिए जाएंगे, वो अनरजिस्टर्ड कंपनीज मान लिए जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में जो कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो तो हम क्या बोल देंगे, रजिस्टर्ड कंपनी, जिसके बारे में हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो रजिस्टर्ड कंपनीज ही हैं। जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनीज एक्ट के चलते इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, उसे हम क्या बोल देंगे, अनरजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि मैम कंपनी तो वही होती है जो कंपनीज एक्ट में बनती है। देखो यहाँ पे जो कंपनी वर्ड है ना, कंपनी वर्ड यूज किया गया है बिजनेस के लिए। कंपनी वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कि साथ में आ रहे हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ठीक है। हमने जनरल डेफिनेशन यही तो पढ़ी थी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए। अब अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसे तो हम क्या बोल देंगे, रजिस्टर्ड कंपनी। अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो अभी भी है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, करना तो अभी भी उनको बिजनेस है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो कौन से हो जाएगी, अनरजिस्टर्ड कंपनी। मैम फॉर एग्जाम्पल LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनको भी तो क्या करना है, साथ में आके बिजनेस करना है ना, बिजनेस करना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन क्या जिसको LLP बनानी है वो खुद को कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करवाएगा, नहीं, वो कहां पे जाएगा, LLP एक्ट में जाएगा। पार्टनरशिप, ग्रुप ऑफ पीपल जिनको साथ में आके क्या करना है, पार्टनरशिप वाला काम करना है, तो वो उनकी एक्ट अलग है, पार्टनरशिप एक्ट, वो अपने आप को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। सिंपल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आप याद रखो कंपनी किसको बोल रहा है, ये कंपनी बोल रहा है बिजनेस को। अब जो टाइप की बिजनेस, मतलब जो कंपनी कंपनीज एक्ट में आ गई वो तो रजिस्टर्ड बन गई, ठीक है, जिसे हम कंपनी बोल देंगे। और जो कंपनीज एक्ट में अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रही है वो कौन सी हो जाएगी, अनरजिस्टर्ड कंपनी हो जाएगी। और जिसकी अपनी स्पेशल एक्ट बनी हुई है अलग से ही पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्लियर है, चलो ये तो अपना किसके बेसिस पे हो गया, ये अपना हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं किसके बेसिस पे, अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। जो अपना सेकंड है वो अपना सेकंड क्या है, सेकंड है अपना ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी के अकॉर्डिंग तो देखो हम ऑलरेडी जो अपना लास्ट चैप्टर है उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे, हमने बात की थी कि कंपनी का एक फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भी बन सकती है। और क्यों बन सकती है, मैंने आपको रीजन लास्ट क्लास में बताया था। अगर आपको याद है मैंने आपको क्या रीजन दिया था तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि क्या रीजन मैंने दिया था कि कोई भी पर्सन अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी क्यों बनाएगा, ठीक है, कमेंट करके बताओ। चलो अच्छा, नॉर्मली हमने बात की थी कि वो कौन सी कंपनी बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उस कंपनी के, उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। इसका मतलब क्या, उनके पर्सनल असेट्स लायबल होते हैं नहीं, ठीक है। इसमें भी हमने बात की थी कि एक तो कौन सी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, और एक कौन सी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है, यानी मेंबर ने कंपनी के जितने भी शेयर्स परचेज किए हैं उसमें उसने जितना पैसा पे कर दिया, उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसकी सिर्फ और सिर्फ उतनी सी लायबिलिटी होगी। हमने एग्जाम्पल भी तो लिया था, मान लो एक मेंबर ने 10 शेयर्स खरीदे और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मतलब टोटल लायबिलिटी उसकी कितनी बन गई, 100 रुपए। मान लो उसने 10 रुपए में से 6 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, मतलब उसने 60 रुपीज ऑलरेडी पे कर रखे हैं कंपनी को, तो अभी उसकी रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ कितनी लायबिलिटी बचती है, 40 रुपीज, क्योंकि 6 रुपए का पेमेंट कर रखा है तो सिर्फ कितना बचा, 4 रुपए, दैट मीन्स 40।
ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अच्छा, सेकंड वाली जो है लिमिटेड बाय गारंटी, इसके बारे में भी हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में। उसमें भी हमने क्या पढ़ा था, लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना, वो जैसे ही कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उसी टाइम वो बता देते हैं कि भाई हम गारंटी ले रहे हैं कि हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। कब कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होगा। तो हमने दो लोग लिए थे ना, जैसे आलू लिया था हमने और एक भालू लिया था। तो आलू नाम के मेंबर ने कुछ अमाउंट, जैसे एग्जांपल ले लो, आलू ने बोला कि मैं तो जब कंपनी बंद होगी तब मैं तो कितने रुपए दूंगा, 50 रुपए। तो उसने कितना अमाउंट गारंटी कर दिया, 50 रुपीज। भालू ने बोला कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूं, तो मैं तो कितने रुपए दूंगा, मैं दूंगा 60 रुपए। ठीक है, वो आलू से अमीर है बेसिकली, तो उसने कितने बोला, 60। तो इसका मतलब जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब इन मेंबर से सिर्फ कितना मंगवाया जा सकता है, आलू से ओनली 50 रुपीज एंड भालू से ओनली 60 रुपीज। ठीक है, बिकॉज उन्होंने इतना अमाउंट क्या कर दिया, उन्होंने इतना अमाउंट गारंटी कर दिया कि वो देंगे। कब देंगे, जब कंपनी का क्या होगा, वाइंडिंग अप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये तो चीज हमने पहले भी बात कर ली थी, बट इसमें एक दो एक्स्ट्रा चीजें और है जो कि अभी हमें यहाँ पे देखनी है। देखो, एक चीज यहाँ पे क्या बोली है कि मेंबर से बेसिकली कब कंट्रीब्यूट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, एक तो तब बोला जा सकता है कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है और वो पर्सन उस टाइम पे कंपनी का मेंबर है। ठीक है, एक तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो उस टाइम पे वो पर्सन कंपनी का मेंबर है, मतलब प्रेजेंट मेंबर। वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर आप मेंबर हो तो ऑब्वियसली आपको बोल दिया जाएगा कि भाई तुमने इतना अमाउंट कहा था ना स्टार्टिंग में कि तुम कंट्रीब्यूट करोगे, तो चलो अब आ जाओ, अब टाइम आ गया है, अब तुम्हें उतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना होगा। तो अगर वो मेंबर है तो उसको तो बोला ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, लेकिन पास्ट जो मेंबर होगा, ठीक है, जैसे मान लो दो मेंबर थे, आलू और भालू, है ना। अब मान लेते हैं कि आलू तो वाइंडिंग अप के टाइम पर भी मेंबर है, लेकिन भालू ने किसी भी रीजन, XYZ रीजन की वजह से कंपनी को छोड़ दिया था। उसने कंपनी पे अपने जो है ना मेंबरशिप उसको छोड़ दिया था पहले ही। ठीक है, लेकिन मान लो जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है, जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है, अगर वो उससे 1 साल के पहले, मतलब जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ है और वाइंडिंग अप से पहले वाले 1 साल में अगर वो मेंबर था, तो हम भालू को भी बोलेंगे कि भाई तुम वाइंडिंग अप होने से जो पिछला वाला 1 साल है तुम उसमें मेंबर थे, तो तुमको भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। ठीक है, मतलब तुम नहीं बच सकते हो, तुम ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अभी तो मैं मेंबर नहीं हूं। ठीक है, लेकिन जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है उसके पिछले 1 साल में अगर तुम मेंबर थे तो तुमको भी कंट्रीब्यूट करना होगा। अच्छा मैम, मान लो भालू ने कंपनी 4 साल पहले ही छोड़ दी थी, तब नहीं मांग सकते ना, इतना पुराना हो गया। ठीक है, वो मेंबर उसने कब की कंपनी छोड़ दी, तो उस सिनेरियो में हम उससे वो पैसा नहीं मांगेंगे। हम उससे वो पैसा कब मांगेंगे, देखो क्या बोला, एक तो वो मेंबर हो, अभी जैसे आलू अभी मेंबर है तो हम उससे पैसा मांग लेंगे, और दूसरा ही वॉज मेंबर, पहले मेंबर था बट उसने मेंबरशिप छोड़ दी। कब छोड़ी, विद इन 1 ईयर बिफोर वाइंडिंग अप। जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है उसके अगर 1 साल पहले, ठीक है, उसके 1 साल पहले वाले टाइम ड्यूरेशन में अगर वो बंदा क्या था, मेंबर था, तो हम उससे भी पैसा मंगवा लेंगे। ठीक है, उससे भी हम पैसा मंगवा लेंगे, लेकिन किस चीज का पैसा मंगवाएंगे, ओनली फॉर डेट्स इनकर्ड वाइल ही वॉज मेंबर। चलो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना भालू था ना। अब मान लेते हैं जो कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है, कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ है लेट्स से 1 जनवरी 2026 को। कंपनी का वाइंडिंग अप कब हो रहा है, 1 जनवरी 2026 को। तो इससे पहले का हम 1 साल लेंगे, इसका मतलब 1 जनवरी 2025 से लेके, मतलब इस ड्यूरेशन में 1 जनवरी 25 से लेकर और 31 दिसंबर तक अगर कोई बंदा जो है वो कंपनी का मेंबर था तो हम उससे भी पैसा लेंगे। ठीक है, मान लो भालू ने कब छोड़ी थी कंपनी की मेंबरशिप, मान लेते हैं भालू ने कंपनी की मेंबरशिप छोड़ी थी लेट्स से जनवरी, या रुको जनवरी में नहीं, मान लेते हैं उसने कब छोड़ी, उसने छोड़ी फरवरी 2025 में। कब छोड़ी उसने, फरवरी 2025 में। इसका मतलब वाइंडिंग अप से पिछले 1 साल में वो मेंबर जो है उसने मेंबरशिप छोड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब भालू भी लायबल है, लेकिन भालू सिर्फ कब तक के डेट्स के लिए लायबल होगा, जिस दिन तक वो मेंबर है। जैसे मान लेते हैं उसने मेंबरशिप कब छोड़ी है, 1 फेब को,
तो 1 फेब तक कंपनी ने जितने भी डेट्स, जितने भी लोन्स लिए थे उसके लिए लायबल होगा। मान लो 1 तारीख के बाद में भालू चला गया, 1 तारीख के बाद में, 1 फेब के बाद में बेसिकली कंपनी ने बहुत सारा लोन ले लिया, लेट्स से कंपनी ने 50 करोड़ का लोन ले लिया, तो क्या उसके लिए भालू लायबल होगा? नहीं, क्योंकि अब वो छोड़ चुका है ना। तो अगर हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम अमाउंट की गारंटी जो तुमने दी है उसको दो वाइंडिंग अप के टाइम पे, तो हम उससे सिर्फ कौन से वाले डेट्स के लिए पे करने को बोल सकते हैं? हम उसके लिए ही उसको बोल सकते हैं जो डेट्स तब आए थे, कंपनी ने तब लिए थे जब वो मेंबर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली फॉर डेट्स इनकर्ड वाइल ही वॉज अ मेंबर। 1 तारीख को उसने छोड़ दिया, 1 फेब 25 को, 1 फेब 25 के बाद की जो लाइबिलिटीज है उसके लिए हम उससे पैसा नहीं मांग सकते। बात समझ आई? ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, वो 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है, मतलब जो गारंटी वाली कंपनीज होती हैं वो 2 तरीके से बन सकती है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो सारे के सारे मेंबर्स हैं, हमने उनको बोल दिया कि भाई तुम गारंटी दे दो, और जब वाइंडिंग अप होगा तो उस केस में तुम्हारा जो गारंटीड वाला अमाउंट है वो हम लेके और उससे पेमेंट वगैरह कर देंगे, हमें शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो सिर्फ गारंटी वाली कंपनीज है, उनमें शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी जो एनपीओज वगैरह होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज है ना, वो इस तरीके से बन जाती है कि शेयर कैपिटल की हमें जरूरत नहीं है, हम ओनली गारंटी वाली कंपनीज बन जाते हैं। ऐसे मेंबर बन जाओ, गारंटी दे दो आप, शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ गारंटी वाली कंपनीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पे शेयर कैपिटल भी हो, मतलब गारंटी वाली चीज भी है लेकिन शेयर्स भी है, शेयर्स भी इशू करती है वो कंपनीज। ठीक है, तो अब अगर कोई कंपनी सिर्फ गारंटी वाली कंपनी है तो उस केस में मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी? जितना उसने अमाउंट क्या कर रखा है, जितना उसने अमाउंट की गारंटी दे रखी है ना। नॉर्मली जो हम पढ़ रहे हैं अभी कि अगर गारंटी वाली कंपनी है तो उसमें मेंबर ने जितनी अमाउंट की गारंटी दी है उतने अमाउंट के लिए वो मेंबर क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है जो अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन सेकेंड केस में क्या बोला? ऐसी वाली गारंटी वाली कंपनी भी तो हो सकती है जिसमें की शेयर कैपिटल है, जिसमें कि शेयर कैपिटल है। अगर आप में शेयर कैपिटल जो है वो भी है कंपनी के अंदर, तो उस केस में जो मेंबर की लायबिलिटी है वो दोनों होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी का नाम ले लो, मान लो पिंकू लिमिटेड नाम की कंपनी है। ठीक है, पिंकू लिमिटेड नाम की अपनी एक कंपनी है। ठीक है, लेट्स से अब ये जो अपनी कंपनी है ना, इस कंपनी में मान लेते हैं कि दोनों है, गारंटी वाली चीज भी है और शेयर कैपिटल वाली चीज भी है। अब जो है यहाँ पे मान लो अपने जो 2 लोग थे, आलू और भालू। अब आलू और भालू ने अमाउंट गारंटी भी किया, जैसे मान लो आलू ने बोला मैं 50 रुपए पे करूंगा वाइंडिंग अप पे, भालू ने कहा मैं 60 रुपए पे करूंगा। और ऑल्सो मान लो कि आलू जो था उसने 50 रुपए गारंटी करने के साथ साथ कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर रखे थे 100 रुपए के, कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर रखे थे 100 रुपए के। ठीक है, जिसमें से उसने 60 रुपीज का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें से उसने 60 रुपीज का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है। तो इस केस में इसकी यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी हो गई? यहाँ पर इसकी लाइबिलिटी हो गई 40 रुपीज। क्या आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर हम शेयर्स की बात करें तो आलू ने कितने रुपए के शेयर्स परचेज कर रखे हैं? 100 रुपए के, जिसमें से उसने ऑलरेडी कितना पेमेंट कर रखा है? 60 रुपीज का। तो कितना अमाउंट का पेमेंट उसने अभी तक नहीं किया है? उसने अभी तक 40 का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो आलू की लाइबिलिटी है, क्या वो सिर्फ 50 रुपए होगी जो उसने अमाउंट गारंटी दिया है, या उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 40 रुपीज होगी क्योंकि ये शेयर्स का अनपेड अमाउंट है, या उसकी लाइबिलिटी दोनों होगी? 50 + 40 मतलब 90 रुपीज। इस केस में उसकी लाइबिलिटी जो होगी वो दोनों होगी। इसका मतलब यहाँ पे जितनी उसने गारंटी ली है उसको वो अमाउंट भी पे करना होगा बाइंडिंग अप पे, और जितना अनपेड वैल्यू है वो भी पे करना होगा। इसका मतलब दोनों। तो अगर ओनली गारंटी वाली कंपनी है तो फिर जो गारंटी अमाउंट है वो ही पे करना होगा। ओनली शेयर्स वाली कंपनी है, गारंटी वारंटी कुछ नहीं है उस केस में, तो जो शेयर्स का अनपेड पैसा है वो पे करना होगा। दोनों है तो दोनों पे करने होंगे, सिंपल। ठीक है, तो देखो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, तो सिर्फ गारंटी अमाउंट वाली ही आपकी लायबिलिटी आएगी। अगर दोनों वाली कंपनी है, मतलब गारंटी वाली कंपनी है और शेयर कैपिटल भी है,
तो उस केस में क्या होगा, जो आपने अमाउंट गारंटी दिया है, जैसे यहाँ पे 50 रुपए था आलू का, वो भी आएगा, और अनपेड जो अमाउंट है, मतलब ये 40 रुपीज शेयर्स पे, वो भी आएगा, दोनों देने हैं, ठीक है। तो डबल डबल लायबिलिटी आएगी। अब आपकी कंपनी ऐसी है तो कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। चलो, तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना पूरा हो गया गारंटी वाली, ये अपना पूरा कौन सा हो गया, गारंटी वाली अपने यहाँ पे कंपनी हो गई, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में जो अपनी लास्ट है वो तो कौन सी है, अनलिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे तो सिंपल है, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। जितने कंपनी की लायबिलिटीज हैं उनको अपने घर से लाके भी देना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो कंपनीज हैं इनके सेक्शन नंबर्स भी गिवन हैं। जैसे लिमिटेड बाय शेयर्स की जो डेफिनेशन है कंपनी की, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसकी जो डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 2 क्लॉज 22। गारंटी की सेक्शन 2 क्लॉज 21 एंड अनलिमिटेड की सेक्शन 2 क्लॉज 92। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मली भी लिख के आ सकते हो। चलो, तो ये अपना सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, कौन सा, जिसमें हमने किसके बारे में बात कर ली, लायबिलिटी के बेसिस पे हमने बात कर ली। तो अपने दो हो गए, इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा अपना किसके अकॉर्डिंग हो गया, अपना लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया। चलो, अब चलते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप की कंपनीज है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी। मेंबरशिप के अकॉर्डिंग अपनी तीन टाइप की कंपनीज होती है। कौन कौन सी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, पहले तो अगर हम एक छोटा सा डिफरेंस बात करें बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, और ये क्लासिफिकेशन मेंबरशिप के बेसिस पे है। मतलब इस केस में क्या बोला गया है, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब पब्लिक का हर बंदा मुंह उठाकर क्या उस कंपनी का मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें लिमिटेड लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है, तो मैं खुद बन जाऊंगी उसके मेंबर, ठीक है। मैं किसको बोल दूंगी, अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दूंगी, मम्मी पापा को बोल दूंगी, भाई बहन को बोल दूंगी, ठीक है, फ्रेंड्स को बोल दूंगी, आसपास के कुछ रिलेटिव्स होंगे मेरे, या कुछ मेरे मान लो दूर के रिलेटिव्स होंगे। मतलब मैं इन लोगों को बोलूंगी कि भाई तुम आओ और तुम मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन जाओ। क्या मैं रैंडमली पब्लिक को बुला सकती हूँ, क्या मैं पब्लिक को इनवाइट कर सकती हूँ कि भाई आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो? नहीं, वो मेरी कंपनी है तो मेरी रहेगी, और जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनको मैक्स टू मैक्स उसमें ऐड कर सकती हूँ एज मेंबर, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि भाई आओ और तुम हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ। रैंडम लोग, ठीक है। क्या वो जरूरी है जो लोगों को आप बुला रहे हो कि आओ और पैसा लगाओ वो आपको जानते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। सो रैंडमली जो कंपनीज होती हैं जिसमें पब्लिक का कोई भी आदमी पैसा लगा सकता है, ठीक है, पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया जाता है कि भाई तुम आओ और हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाओ, दैट कंपनी, उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक कंपनी, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक के इतने सारे जो हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, दैट मींस मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। प्राइवेट कंपनी में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं और मेरे जो घर के लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो ये है वो, ऐसे ऐसे करके 5 लाख करोड़ लोग हो गए। अरे भाई, तुम्हारी कितनी बड़ी फैमिली, तुम दानव थोड़ी हो। ऑब्वियस सी बात है, उस केस में तुम्हारी लिमिटेड जो लोग होंगे वही तो आएंगे, है ना। तुम, तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, इतने ही लोग होंगे। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं कि तुम कितने भी करोड़ों लोगों को ऐड कर सकते हो, नहीं। तुम कितने लोगों को ऐड कर सकते हो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में एज मेंबर, एज अ मेंबर बात हो रही है 200, ठीक है। चलो, अब एक बार हम लोग रीड करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 68। इसको आप याद कर लेना, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 अगर आपसे हो जाए तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको खुद ही बोलूंगी कि यार ये सेक्शंस ट्राई कर लो याद करने का। तो एक ये प्राइवेट कंपनी का आप जो है ना वो याद कर लो, सेक्शन 2 क्लॉज 68। चलो, अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी जो है सेक्शन 2 क्लॉज 68, उसमें सबसे पहले अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स
मिनिमम मेंबर्स एक प्राइवेट कंपनी में कितने हैं? 2। ठीक है, देखो आपको याद होगा हमने जो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है वहां पर भी हमने क्या बात करी है, कंपनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्संस। तो ग्रुप ऑफ पर्संस है तो ऐसे तो है नहीं कि हम अकेले आदमी को बोलेंगे तुम कंपनी बना लो, ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी कंपनी नहीं बना सकता, वो भी हमें पढ़ना है 1 पर्सन कंपनी। लेकिन जनरली कंपनी जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग तो होंगे होंगे, है ना। इसीलिए एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होते हैं? लोग मतलब यहाँ पे मेंबर की बात हो रही है, जो ओनर्स है ना, 2। अच्छा, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? अभी हमने बात की थी 200 एक्सेप्ट ओपीसी। अब यहां पर मैंने एक्सेप्शन में ओपीसी को क्यों डाल रखा है, एक्सेप्ट ओपीसी क्यों लिख रखा है? देखो हमने यहाँ पे बात की थी कि मेंबरशिप के बेसिस पे 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। ओपीसी कौन सी होती है? 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी कौन सी होती है? 1 पर्सन कंपनी। और ये प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है। जो ओपीसी है ना वो प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि ओपीसी भी एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, तो ओपीसी को छोड़ के बाकी सारी जो प्राइवेट कंपनीज है, बाकी सारी प्राइवेट कंपनीज के अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 200। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही होता है मेंबर। मिनिमम भी एक ही होगा मेंबर 1 और मैक्सिमम भी एक ही होगा 1। 1 पर्सन कंपनी, नाम से क्लियर है, ठीक है। ओपीसी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए वापस से आ जाओ किस पे? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। लेकिन ये जो 200 मेंबर्स है, इस 200 मेंबर्स में हमें किसको इंक्लूड नहीं करना है? एम्प्लॉइज को। किसको हमें इंक्लूड नहीं करना है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी 2 टाइप के, प्रेजेंट एम्प्लॉइज को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, और जो पास्ट एम्प्लॉइज है उनको भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। क्या मतलब हुआ? प्रेजेंट एम्प्लॉइज तो आप समझते हो, देखो आपने पढ़ा होगा कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को भी अपने शेयर्स इशू कर देती हैं, शेयर्स उनको मिल जाते हैं ESOP वगैरह के थ्रू या कैसे भी। तो जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज को भी अपने शेयर्स दे रही है। तो अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोला, अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए हैं तो वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और इस कंपनी में है ना, लेट्स से कितने एम्प्लॉइज है? 70 एम्प्लॉइज है, और इस कंपनी ने अपने 70 के 70 एम्प्लॉइज को अपने शेयर्स इशू कर दिए। 70 के 70 एम्प्लॉइज को अपने क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। तो इसका मतलब 200 में से 70 तो यही कम हो गए। अगर हम इसको काउंट करते तो 200 में से 70 तो वही कम हो गए। चलो तो हमने 70 लिया, मान लो किसी कंपनी में 170 एम्प्लॉइज हो, 170 एम्प्लॉइज हो, तो 170 के 170 एम्प्लॉइज को अगर आप शेयर्स दे रहे हो तो उस केस में क्या ऐसा बोल दें हम कि 200 में से 170 लोग तो यही पूरे हो गए, अभी तुम सिर्फ 30 पीपल को और मेंबर बना सकते हो? तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे हम कभी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या बोला कि जो भी आपके एम्प्लॉइज है, जैसे यहाँ पे मान लो 170 एम्प्लॉइज है, अगर कंपनी इनको शेयर्स दे भी रही है तो ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। मतलब कंपनी और 200 लोगों को मेंबर बना सकती है, एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करना है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो कंपनी ने अपने 170 एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए, ठीक है, 8 शेयर्स दिए, कल को मान लेते हैं इस 170 में से 100 एम्प्लॉइज किसी रीजन की वजह से कंपनी को रिजाइन करके चले गए, या अब वो एम्प्लॉय नहीं रहे। तो अब वो एम्प्लॉय नहीं है बट उनके पास कंपनी के शेयर्स तो अभी भी हैं, उनके पास कंपनी के शेयर्स तो अभी भी हैं। तो क्या हम इन 100 लोगों को अब वापस से ऐड कर लें, है ना, क्योंकि अभी एम्प्लॉय नहीं है लेकिन फिर भी ये शेयर्स तो इनके पास है, तो क्या हम इन 100 को वापस से ऐड कर लें? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बोला इस केस में, जो पास्ट एम्प्लॉयज है, जो अभी एम्प्लॉय नहीं रहे लेकिन स्टिल उनके पास शेयर्स है, उनको भी काउंट मत करो, उनको भी ये 200 की लिमिट में काउंट मत करो, ठीक है। तो हमें ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बोली है, जॉइंट शेयर होल्डर्स आर काउंटेड एज वन। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉइंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं बैंक में, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर शेयर्स खरीद लें, जैसे बैंक में एक साथ अकाउंट ओपन करवा लेते हैं कि ए और बी ने मिलकर अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर शेयर्स खरीद लें, ठीक है। जैसे मान लो 3 फ्रेंड्स हैं, है ना, 3 फ्रेंड्स हैं, उन फ्रेंड्स ने मिलकर शेयर्स खरीद लिए। तो अगर उन तीनों ने मिलकर, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है यहाँ पे लेट्स से 3 लोग ले लो, आलू था अपने पास में, भालू था अपने पास में,
और एक मान लो कचालू है, ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स है। अब इन तीनों फ्रेंड्स ने बोला है कि चलो अपन मिलकर कंपनी के 100 शेयर्स खरीद लेते हैं। यानी ये जो 100 शेयर्स इन्होंने अकेले अकेले नहीं परचेज करे, मिलकर परचेज करे। तो अब हम इनको 3 लोग नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इन्होंने मिलकर शेयर्स परचेज करे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम ये जॉइंट शेयर होल्डर्स हो गए, तो इसीलिए हम इनको एक ही काउंट करेंगे। ये 3 मेंबर्स नहीं है, ठीक है, ये एक ही मेंबर है। जॉइंट शेयर होल्डर को हमें 1 ही काउंट करना है, ठीक है। ऐसे काउंट नहीं करना है कि 3 मेंबर हो गए, ये आपको बात याद रखनी है। चलो, इसके बाद में ये तो अपनी सारी चीजें किसके बारे में हो गई, अबाउट मेंबर्स, मेंबर्स के बारे में ये सारी बातें अपनी हो गई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट अपना क्या है, डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना डायरेक्टर्स, कि अब उस कंपनी में जो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे 2। जैसे मिनिमम मेंबर्स 2 हैं वैसे ही मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे 2। और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में हो सकते हैं 15, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं 15। बट अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स की जरूरत है आपकी कंपनी में, मान लो आपका काम बढ़ गया, मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि और ज्यादा हमें अच्छे से करने की जरूरत है, इसीलिए हमें ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए 15 से भी, तो क्या हम 15 की लिमिट को बढ़ा सकते हैं? तो कंपनीज एक्ट बोलता है बिल्कुल आप 15 की लिमिट को बढ़ा सकते हो, पर किससे पूछ के, मेंबर से पूछ के। किससे पूछ के, मेंबर से पूछ के। वरना जो डायरेक्टर्स है वो तो अपने आप में बोल देंगे कि हमें तो ना 50 लोग चाहिए, तो अपने फ्रेंड्स को बोल देंगे तुम आके डायरेक्टर्स बन जाओ, ऐसे करके। तो मेंबर्स के अप्रूवल से ही आप 15 से ज्यादा रख सकते हो। कैन बी इंक्रीज बाय पासिंग एसआर। नाउ व्हाट इज एसआर? एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर क्या होता है? एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा था मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए, अभी स्पेशल रेजोल्यूशन की चीज कहां से आ गई? आप देखो वैसे तो ये चीज अपन बाद में पढ़ेंगे, अपना एक चैप्टर आएगा वहां पे ये सब चीजें आएंगी, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके पूरे कंपनीज एक्ट में जो है वो स्टार्टिंग से ही यूज होने लग जाते हैं, इसीलिए आपको पहले से पता होना जरूरी है। तो अभी एसआर जो टर्म आया है इसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी होगी। देखो अब सुनना ध्यान से, क्या होता है देखो, अपने पास में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक अपने पास में होते हैं मेंबर्स और एक अपने पास में कौन से लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो मेंबर्स हैं, मान लो कोई कंपनी है, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया प्राइवेट कंपनी का, तो मान लो एक प्राइवेट कंपनी में 200 लोग हैं, ठीक है। अब क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग, नॉर्मली किसी भी कंपनी में जो डिसीजंस वगैरह लेते हैं वो कौन लेंगे, मेंबर्स, क्योंकि वही तो ओनर्स हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो होंगे बड़े बड़े वाले वो कौन लेंगे, मेंबर्स लेंगे। अब तुम 200 के 200 लोगों को कैसे बोलोगे कि भाई तुम आके डिसीजन लो, ठीक है। तो हम उनको कैसे बुलाएंगे, हम उनको बुलाएंगे मीटिंग में। हम उनको कहां बुलाएंगे, मीटिंग में। और जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोला जाता है, जनरल मीटिंग, ठीक है। मेंबर्स की मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। अब ये जो 200 लोग हैं, मान लो वो जनरल मीटिंग में आ गए, ठीक है। अब तुमने बोल दिया कि यार हमें ऐसे, मान लो ये वाला काम करना है, हमें एक नया प्रोजेक्ट चालू करना है, ऐसे तुमने बोल दिया 200 लोगों को। अब क्या तुम्हें लगता है कि 200 के 200 लोग जो तुमने बोला है, मतलब तुमने, मतलब डायरेक्टर्स ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा है कि हमें इस वाली जगह पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या इस नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेना चाहिए, व्हाटसोएवर, जो भी उनके सामने प्रपोजल रखा है। अब तुम्हें लगता है 200 के 200 लोग हाँ बोल देंगे? नहीं। तुम्हारे घर में 10 लोग होंगे, मान लो किसी फैमिली में, या 4 ही लोग होंगे, मान लो तुम्हें कोई डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है वो चारों के चारों जो तुम्हारे हैं, मतलब मम्मी पापा और जो मान लो भाई बहन है, क्या वो चारों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे एग्री कर लेते हैं? नहीं। बहुत सारे जैसे भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उसमें तो क्या होता है, इसने हाँ बोला है ना इस चीज के लिए, अब तो देख बेटा, अब तूने हाँ बोला है तो मैं तो हाँ बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं, मैं तो मना ही करूंगा। आप चाहते हो हाँ बोलना, लेकिन क्योंकि आपके सिबलिंग ने मना कर दिया, ठीक है, या सिबलिंग ने हाँ बोल दिया, तो आप उसको ऑपोजिट ही करोगे, है ना। और पेरेंट्स में भी यही होता है ऐसे, कि पेरेंट्स भी सोच सकते हैं बच्चे हाँ बोल रहे हैं, हम इनकी बात कैसे मान लें, हम इनके सामने कैसे झुक जाए, नहीं झुकेंगे। तो बहुत सारे कैसे हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सबके सब लोग यूनानिमसली अग्री कर जाएं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज है। तो यहाँ पे आप सोचो, जब एक फैमिली के लोग एक पॉइंट पे अग्री नहीं कर रहे, आपको मान लो कहीं घूमने जाना है, एक बंदा आपका बोलेगा फैमिली में कि मनाली चलते हैं, एक बोलेगा नहीं गोवा जाना है, एक बोलेगा नहीं हमें तो जाना है वैष्णो देवी। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलेंगे। तो सिमिलरली वैसे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो कैसे एक पॉइंट पे एग्री कर जाएंगे?
ठीक है, और हर मेंबर ये बोलेगा भाई मैं ओनर हूं, तू बताएगा क्या मुझे क्या काम करना है, मैं बोल रहा हूं वैसे कर। अभी 200 के 200 लोग अगर एक दूसरे से यही बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, हाथापाई, लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई हो जाएगी तो बेचारे डायरेक्टर्स जो है वो लड़ाई को ही सॉल्व करते रहेंगे या डिसीजन भी लेंगे। अब डिसीजन ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, लड़ाइयां ही चलती रहेंगी कंपनी में। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या बनाया प्रोविजन, कंपनीज एक्ट ने बोला कि भाई हम जो है ना डिसीजन मेकिंग कैसे करवाएंगे, मेजॉरिटी के बेसिस पे। क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा एक मान लो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज है कि सबके सब लोग एक चीज पे हाँ बोल दें, तो इसीलिए मेजॉरिटी लोग जो बोल रहे हैं वो करवा लेते हैं। तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होगा। अब मेजॉरिटी भी दो टाइप से होगी, एक होती है ओआर और एक होती है एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओआर होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओआर होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, और एसआर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका मतलब जैसे मान लो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं ना, उस पे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि भाई जो 51% लोग हैं वो हाँ बोलते हैं। जैसे अगर 100 लोग हैं तो 100 का मेजोरिटी 51% ने अगर हाँ बोल दिया तो वो बात हम मान लेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो फेवर में लोग बोल रहे हैं, फेवर वाले लोग ज्यादा होने चाहिए अगेंस्ट वाले लोगों से, तब तो हम क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया। तो ऐसी चीज को ऐसे हम जब अप्रूव करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। तो अगर जो लोग फेवर में बोल रहे हैं वो ज्यादा है किससे, अगेंस्ट वाले लोगों से, तो हम क्या बोलेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गया, कौन सा वाला, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये जो है ना कुछ कुछ देखो ऐसे मैटर्स भी होते हैं कंपनी में जहां पे हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि यार 51% लोग ही हाँ बोल देंगे तो काम हो जाएगा। कभी कभी ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे हमें ज्यादा लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है कि ज्यादा लोग हाँ बोलेंगे तो ही वो काम होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे 51% से काम नहीं होगा, जहां पे 75% लोगों की कंसेंट चाहिए। इसका मतलब फेवर वाले जो वोट्स होने चाहिए, फेवर वाले जो वोट्स होने चाहिए, मतलब जो लोग यस बोल रहे हैं वो कितने होने चाहिए, 3 टाइम्स। वो कितने होने चाहिए, 3 टाइम्स। किससे, अगेंस्ट वाले लोगों से, किससे, अगेंस्ट वाले लोगों से। यानी जैसे मान लो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से जब तक 75 लोग 3 टाइम्स, मतलब अगर 75 लोग अगर हाँ, जैसे मान लो 25 लोगों ने मना किया, ठीक है, 25 ने मना किया, तो 75 लोग अगर हाँ बोलेंगे, मतलब उसके 3 टाइम्स अगर लोग हाँ बोलेंगे तो ही हम क्या करेंगे, तो ही हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना ये अपनी कब आएंगी डिटेल में, हम ये सब कब बात करेंगे, जब हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि 2 टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो अपना होता है उसमें क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब 51% आप याद रख लो कि जो लोग यस बोल रहे हैं वो ज्यादा होने चाहिए नो वाले लोगों से, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे हमें कितने लोगों की कंसेंट चाहिए होती है, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स लोग हाँ बोलेंगे तो ही हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे कि वो डिसीजन जो है वो अप्रूव हो गया, पास हो गया। तो जितने लोग मना कर रहे हैं उससे 3 टाइम्स हाँ बोलने चाहिए। यानी सिंपल अगर अपन बात करें तो 75% कंसेंट आनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एसआर, दैट इज व्हाट, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो, तो अब ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आ गई समझ। तो अब हम यहाँ पे आ सकते हैं, देखो कि जो मैक्सिमम अपने डायरेक्टर्स थे कितने थे, 15। अब अगर हमें डायरेक्टर्स को 15 से भी ज्यादा बढ़ाना है तो हमें किसकी अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स की, और वो भी कौन सी, ऑर्डिनरी वाली नहीं चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, स्पेशल वाली। इसका मतलब कि अगर डायरेक्टर्स को बढ़ाना है तो क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 75% कंसेंट से, आप याद रख लो। यानी जो फेवर वाले लोग हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए, किससे, अगेंस्ट वाले लोगों से। क्लियर है, चलो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या पास हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। देखो क्या है, अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी है, अब आपको कोई भी टाइप की कंपनी अगर ओपन करनी है तो पहले क्या था कि लिमिट्स दे रखी होती थी कंपनीज एक्ट में कि अगर आपको ये टाइप की कंपनी ओपन करनी है तो कम से कम इतना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, इतना कैपिटल तो होना ही चाहिए। तो बहुत सारे लोग उतना कैपिटल नहीं ला पाते थे, इसीलिए वो कंपनी ओपन ही नहीं कर पाते थे। बट अब वो लिमिट्स हटा दी गई हैं, अभी एट प्रेजेंट कोई भी लिमिट नहीं है, एट प्रेजेंट कोई भी लिमिट नहीं है। आगे जाके अगर कुछ लिमिट डाल देंगे तो वो अलग बात है, बट अभी
आप कितने भी कैपिटल से कंपनी ओपन कर सकते हो, कोई भी लिमिट एज सच अभी नहीं है। चलो अच्छा, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या आएगा? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मान लो अगर हमें कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है और मान लो हमें उसका नाम रखना है सोनू, तो उस कंपनी का नाम क्या होगा? सोनू प्राइवेट लिमिटेड। यानी कंपनी के पीछे क्या आ जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के नाम के पीछे। ठीक है, चलो इसके बाद में ये तो हमने पहले ही बात कर ली क्या कि क्या ये कंपनी पब्लिक को बुला सकती है कि भाई तुम आओ और जो है वो हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो? नहीं, पब्लिक को नहीं बुला सकती है कि हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करो। और लास्ट बोला है देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये हमने पहले भी बात कर रखी है, जो फीचर्स हमने पढ़े थे कंपनीज के, है ना? तो वहां पर हमने बात की थी, जो टीसी था उसका टी था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। वहां पे आप याद करो हमने बात की थी कि शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं प्राइवेट कंपनी में, बट शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी में। तो वही चीज लिखी हुई है, शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होंगे और वो रेस्ट्रिक्शंस कहां पर मेंशन्ड होंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जो है वो एक नोट है। अच्छा, हमने जो ये मैक्सिमम 200 की लिमिट पढ़ी है, मैक्सिमम 200 की लिमिट है, वो मैक्सिमम 200 की लिमिट मेंबर्स के ऊपर है, डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या एक प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर्स इशू कर सकती है? यस, मैक्सिमम मेंबर्स 200 होने चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मैक्सिमम डिबेंचर होल्डर्स भी 200 होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। लेकिन क्या हम पब्लिक के लोगों को बोल सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आओ और हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदो? नहीं, हो तो आप प्राइवेट कंपनी ही ना। इसका मतलब आप अपने आसपास के जो भी हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, इन सबको ही डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, 200 से ज्यादा लोगों को भी कर सकते हो, बट पब्लिक को बुला सकते हो क्या? जनरल पब्लिक को कि आओ और हमारे कंपनी के डिबेंचर्स ले लो, वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में अपना जो सारा कंटेंट है, मेन कंटेंट है प्राइवेट कंपनी का, वो तो हो गया। अब एक दो चीजें हैं जो मुझे आपको बस यहाँ से बतानी है, तो वो हम यहाँ बुक से देखने वाले हैं। देखो, ये जो नोट वाला पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी, ये हमने पूरी चीजें अभी पढ़ ली अपने हैंड रिटन नोट्स में। एक नोट जो है वो मुझे आपको यहाँ से पढ़ाना। देखो, सबसे पहले तो वही बोला है कि जो मेंबर्स की लिमिट है वो कितनी है? मैक्सिमम 200। डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर कोई सच लिमिट नहीं है, तो वो वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने बात की कि प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो लिमिटेशंस वगैरह होते हैं, वो प्रॉपर्ली कहाँ पे मेंशन होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी के एओए में। एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, अगर कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी के दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एमओए और एओए। एमओए का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कंपनी की मेन चीजें लिखी जाती है, कंपनी का नाम, कंपनी का जो है ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, कैपिटल कितना है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैसी है, ये सब चीजें एमओए में आती है। इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा? इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब चीजें कहाँ पे लिखी जाती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट का, वो यही है, एमओए एंड एओए। तो डिटेल में हम लोग वहां पर बात करेंगे। अभी आपको याद रखना है, आर्टिकल्स में क्या आते हैं? इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी के ऊपर, जो भी चीजें हैं, लिमिटेशंस वगैरह है, वो सब, जैसे अभी हमने बात की कि ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर, वो सब कहाँ पे लिखा जाएगा? आर्टिकल्स में लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉपर, एक्सप्रेसली। अच्छा, ठीक है, इसके बाद देखो आगे जो चीजें हैं वो क्या बोली गई हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर इन प्राइवेट कंपनी, वही सेम चीज बोली गई है आर्टिकल्स वाली, तो इसको अपने लेवल पे रीड कर लेना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज बोली गई है कि आर्टिकल्स के रिस्ट्रिक्शंस ही वैलिड हैं। इसका मतलब जो चीजें रिस्ट्रिक्शन लगानी है हमें प्राइवेट कंपनी के लोगों के ऊपर, वो कहां पर मेंशन होना जरूरी है? आर्टिकल्स में। इसका मतलब अगर हमने प्राइवेटली, जैसे मान लो दो शेयर होल्डर्स हैं, दो मेंबर्स हैं, उन्होंने प्राइवेटली अपने बीच में कुछ एग्रीमेंट कर लिया और उस एग्रीमेंट में लिख लिया कि ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये अपनी कंपनी को माननी होगी, वो वैलिड नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस वाली सारी चीजें आप कहां पर लिखोगे? आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स वाली रेस्ट्रिक्शन ही वैलिड है। आपस पे कुछ भी तुम डिसाइड कर लोगे, एग्रीमेंट में लिख लोगे, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपको याद होगा एक चीज हमने बात की थी, फॉर्मर एम्प्लॉयज, याद है? वो 200 मेंबर्स की लिमिट थी मैक्सिमम, और मैंने आपको बताया था कि वो जो 200 मेंबर्स की लिमिट है
उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉइज और जो पास्ट एम्प्लॉइज है वो दोनों ही इंक्लूड नहीं होते हैं। उससे रिलेटेड एक पॉइंट है, ये मुझे आपको यहां से मेनली पढ़ाना है। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आपको वो जो 200 में मतलब बेनिफिट लेना है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉइज को अगर हम चाहते हैं कि वो 200 की लिमिट में इंक्लूड नहीं हो, तो उसके लिए एक चीज बोली गई। देखो क्या चीज बोली गई है, एम्प्लॉय मस्ट बी मेंबर्स व्हाइल दे वर इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जब वो एम्प्लॉय है कंपनी का, है ना, उस टाइम पे वो मेंबर बन गया, उस टाइम पे वो मेंबर बन गया, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को कंपनी ने मेंबर भी बना लिया, तो क्या वो 200 की लिमिट में काउंट होगा? नहीं, ठीक है। एंड कंटिन्यू एज मेंबर्स आफ्टर सीजिंग टू बी इन द एम्प्लॉयमेंट, और आगे जाके अगर उसने कंपनी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ भी दिया, ठीक है, यानी अभी वो एम्प्लॉय नहीं भी रहा लेकिन अभी भी वो मेंबर है, तो उस केस में हम उस एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, एग्जेम्पशन कैन नॉट बी क्लेम बाय फर्स्ट बीइंग एनरोल्ड एज अ मेंबर एंड देन बीइंग मेड एन एम्प्लॉय। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये वाला पॉइंट आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भाई पहले एम्प्लॉय बनो उसके बाद ही मेंबर बनोगे, पहले एम्प्लॉय बनो उसके बाद ही मेंबर बनोगे, ठीक है। तो हम तुमको लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। पहले मेंबर बन के शेयर्स ले लिए और उसके बाद एम्प्लॉय बन रहे हो, ये चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तो काउंट हो जाओगे। इसीलिए पहले एम्प्लॉय बनो और उसके बाद ही तुम्हें मेंबर बनना है, तो ही तुम 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगे, ठीक है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया डायरेक्टर्स वाला पॉइंट। तो ये एक जो चीज है ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे बुक से पढ़वा दिया। चलो अब इसके बाद में ये अपना पूरा क्या कंप्लीट हो गया, प्राइवेट कंपनी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? जो अपनी नेक्स्ट कंपनी है दैट इज पब्लिक कंपनी। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। प्राइवेट का क्या था? सेक्शन 2 क्लॉज 68, है ना, और पब्लिक का क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। तो अपना पूरा प्राइवेट कंपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, अच्छा आपको पता है कंपनीज एक्ट जो है वो इतनी सुंदर डेफिनेशंस देता है। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि प्राइवेट नहीं है। वाओ, कितनी आउटस्टैंडिंग डेफिनेशन दी है। जो कंपनी कौन सी नहीं होती, प्राइवेट नहीं होती, वो पब्लिक कंपनी है। बहुत ही बढ़िया। मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट है क्या यहाँ पर भी? अभी एट प्रेजेंट कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट नहीं है। अच्छा, मेंबर्स कितने होने चाहिए पब्लिक कंपनी में? मिनिमम 7, और मैक्सिमम मेंबर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि भाई आओ और हमारी कंपनी के सिक्योरिटीज लो, ठीक है। डायरेक्टर्स कितने होंगे? डायरेक्टर्स होंगे मिनिमम 3 और मैक्सिमम वही है 15। और अगर आपको 15 को बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हो? बाय पासिंग व्हाट? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जो नेम है किसका? पब्लिक कंपनी का, उसके पीछे क्या आता है? लिमिटेड। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था सोनू प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी के पीछे क्या आ रहा था? प्राइवेट लिमिटेड। और मान लो अगर सोनू पब्लिक कंपनी होती तो सोनू लिमिटेड आ जाता, ठीक है। अच्छा, क्या ये पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है? एब्सोल्युटली। क्या इस कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं? क्या किसी को भी इशू किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। चलो, ये जो नोट है ये नोट अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस वाले नोट में 2 और टाइप की कंपनीज आ गई, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। और अभी तक हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैं इस नोट के ऊपर पेंडिंग लिख रही हूं। जब हम सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी पढ़ लेंगे तब हम इस नोट को पढ़ेंगे वापस से, तो आपको समझ में आएगा। अभी ये नोट पेंडिंग है, ठीक है। चलो, तो ये अपना यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया? ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया पब्लिक कंपनी। अब आपका एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आपको डिफरेंस जो है वो लिख के बताना है, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और अभी जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनके लिए भी एक होमवर्क है। क्या है कि आप जो कमेंट्स करोगे उस कमेंट्स में मुझे 5 डिफरेंसेस लिख के बताओ शॉर्ट में, बस पॉइंट का नाम लिखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। देखते हैं कितने जो लोग हैं वो डिफरेंस बता पाते हैं। सिंपल है, सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं डिफरेंस के, ठीक है। चलो, तो सब लोग कमेंट करेंगे। ओके, ये अपना यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये अपना यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंपनी पे। थर्ड टाइप ऑफ कंपनी अपनी कौन सी कंपनी है? ओपीसी। नाउ व्हाट इज ओपीसी? ओपीसी अपनी होती है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है।
वन पर्सन कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब नाम से ही क्लियर है, वन पर्सन कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर है मिनिमम, एक ही मेंबर है मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट बेसिकली क्यों लाया गया, देखो आपको पता है, हमें पता है कि अगर कोई सिंगल पर्सन जो है वो कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल था, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पर अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसको लिमिटेड लायबिलिटी वाला बेनिफिट मिले, तो हमने पढ़ा था वो पार्टनरशिप एलएलपी जो है बेसिकली वो बना सकता है या कंपनी बना सकता है। पर आपको पता है, अभी हम पढ़ कर आए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए भी कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक बनाने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। तो अकेला आदमी कहाँ जाए बेचारा। तो इसीलिए जो अपना नया वाला कंपनीज एक्ट है, ये वाला कंपनीज एक्ट जो है ये क्या बेनिफिट लेकर आया, ये एक इसने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जहां पे एक अकेला बंदा जो है वो खुद ओनर बन के कंपनी ओपन कर सकता है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें कंपनी के जैसी ही होंगी, बट सो प्रोप्राइटरशिप का भी बेनिफिट उसे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ओपीसी एक हाइब्रिड है, हाइब्रिड है मतलब कॉम्बिनेशन है ऑफ सो प्रोप्राइटरशिप एंड वन पर्सन कंपनी, सॉरी सो प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी, ठीक है। तो सो प्रोप्राइटरशिप और कंपनी को मिलाकर हम कह सकते हैं, या उन दोनों के बेनिफिट्स को मिलाकर एक कंसेप्ट बना दिया गया। अच्छा, हमने ये बात की थी अभी कि इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी जो अपनी ओपीसी है वो एक तरीके से प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है ना। और प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, लेकिन ओपीसी में नहीं होंगे। तो ओपीसी में मिनिमम मेंबर्स भी 1 है और मैक्सिमम मेंबर्स भी 1 है। अच्छा, ओपीसी के नेम के पीछे क्या आएगा, ओपीसी ब्रैकेट में आ जाएगा और प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी का ही टाइप है। चलो, अब मेंबर्स हो गया। अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 15। क्या मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम अगर मेंबर्स 1 है तो डायरेक्टर्स भी तो 1 ही होने चाहिए ना मैम। क्यों, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है। तो आपने 15 गलती से लिख दिया होगा, 1 कर दो इसको। क्या मुझे इसको 1 करना चाहिए, नहीं, 15 ही आएगा। देखो इसका रीजन ये है क्योंकि जो ये 1 पर्सन कंपनी है, यहाँ पे पर्सन से क्या मतलब है, मेंबर, मतलब 1 मेंबर कंपनी। क्या हमने कहीं पर भी 1 डायरेक्टर कंपनी पढ़ा क्या, नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मेंबर 1 रहेगा मिनिमम और मैक्सिमम, बट डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 15 जा सकते हैं, और वो अगर अकेला मेंबर है, वो चाहता है बढ़ाना 15 से ज्यादा, तो भी वो चीज हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 1 पर्सन कंपनी में। देखो आपको याद होगा कंपनी का एक फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन, की मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी। तो एक मेंबर अगर मर गया या कुछ भी हो गया तो बाकी मेंबर्स होते ही हैं। लेकिन यहाँ पे ओपीसी में तो अकेला ही मेंबर है, तो अगर वो मेंबर मर गया या वो मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया या वो पागल वागल हो गया, ठीक है, तो उस केस में नेक्स्ट मेंबर हम कहां से लेके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो ओपीसी बना रहा है वो मेंबर, तो उस मेंबर को ओपीसी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में ही एक पर्सन को नॉमिनेट कर देना है, मतलब उसे एक पर्सन को नॉमिनी बना देना है कि अगर मैं मर गया या मैं पागल वागल हो गया या मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरी प्लेस पे अभी ये बंदा आके क्या बनेगा, मेंबर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसे एक नॉमिनी बना देना है, नॉमिनी फॉर शेयर होल्डर। तो जो अपना कंपनी का ओनर है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही किसी एक पर्सन को अपना नॉमिनी बना देगा। अब वो किसको नॉमिनी बनाएगा मैम, किसी को बना सकता है, अपना बेटा हो, बेटी हो, फ्रेंड हो, भाई हो, उसकी मर्जी है वो तो, ठीक है। अच्छा, जिसको भी हम नॉमिनी बना रहे हैं, ऐसे नहीं किसी भी रैंडम पर्सन का नाम लिख दिया, भाई उसकी कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है। भाई क्या वो बंदा रेडी है कि वो मेंबर बनना चाहेगा, अगर वो पहले वाला पर्सन जो है मेंबर है वो मर गया या जो भी हो गया। तो जिस भी पर्सन को हम नॉमिनी बना रहे हैं उसकी रिटन कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि जो अपनी 1 पर्सन कंपनी है वो कैसी हो सकती है, जो है शेयर कैपिटल वाली जो है वो भी हो सकती है, मतलब जो हमने लायबिलिटी पढ़ी थी तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली भी हो सकती है, या फिर गारंटी वाली कंपनी भी हो सकती है, तो वो कैसी भी हो सकती है। अच्छा, अब ओपीसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये जो है ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमने अभी डिस्कशन कर ही लिया कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप
और किसके, कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है और क्या बना दी जाती है, एक 1% कंपनी। तो आपको यही लिखना है कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स है उनको दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के भी और कंपनी के भी, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, आप सारे बेनिफिट्स उसके लिख सकते हो। स्मॉल बिजनेसमैन और जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं उनको पहले क्या करना पड़ता था, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब वो किसका बेनिफिट ले सकते हैं, कंपनी वाला, एक फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लीगल एंटिटी बना सकते हैं, सिंगल मेंबर जो है वो अकेला भी अब एक कंपनी बना सकता है। ऑल्सो जो अपनी 1% कंपनी होती है उसमें जो कंप्लायंस है, ऑब्वियसली बात है कि कंपनी है तो हमें पता है कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है और कंपनीज एक्ट की बहुत सारी कंप्लायंसेस करनी होती है, बहुत सारी चीजें कंपनीज एक्ट बोलता है, ये भी करो, ये रिटर्न फाइल करो, ये करो, वो करो, XYZ। तो अलग अलग चीजें करने के लिए कंपनीज एक्ट जो है वो बोलता है, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या बोला है कि जो अपनी 1% कंपनी है, 1% कंपनी में नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में कम कंप्लायंसेस होती है, मतलब कम चीजें माननी पड़ती है। कैसे कम चीजें माननी पड़ती है, अपने एक आगे टॉपिक आएगा जहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, देखो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। ये जो है कंसेप्ट आपने बहुत पढ़ा होगा बचपन में भी, 11th 12th वगैरह में, कि जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो डायरेक्टली मार्केट तक नहीं जा सकते, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते थे कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंच जाएं या डायरेक्टली पहुंच जाएं रिटेलर्स तक, मार्केट तक। तो वो किसके थ्रू ये सारा काम करवाते थे, मिडिलमैन के थ्रू करवाते थे। मिडिलमैन बीच में बहुत सारा कमीशन खाता है, बट अब अगर वो ओपीसी बना पाएंगे तो ओपीसी की अपनी खुद की रिकॉग्निशन एंटिटी है, तो वो डायरेक्टली सब कुछ काम कर पाएंगे, वो डायरेक्टली अपनी कंपनी के नाम से डील कर पाएगा कस्टमर से भी, रिटेलर से, होलसेलर से। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ओपीसी के। चलो, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओपीसी में ही, एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस, दैट इज रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। अच्छा, एक काम करो आप लोग, पहले तो ओपीसी जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार जो है वो आ ही जाते हैं, तो ओपीसी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता है कि हमने जब लॉ का इंट्रो पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी कि भाई हमें कंपनीज एक्ट के साथ साथ कंपनी रूल्स भी पढ़ने होंगे, है ना। चीजें इलाबोरेटेड कहां पर है, रूल्स में, जो प्रोसीजर्स हैं चीजों के वो कहां पर दिए हुए हैं, रूल्स में। तो यहां पर हमें कौन से रूल्स पढ़ने हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ठीक है। तो ओपीसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ कंडीशंस कहां पर दे रखी है, रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। अब मैम हमें अगर ये याद नहीं हो तो देखो आप सेक्शंस याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको रूल का नंबर याद नहीं है तो ट्राई कर लो रूल का नाम याद कर लो, वो भी नहीं होता है तो ठीक है, आप कंडीशंस याद कर लो। चलो, सबसे पहला देखो क्या है इसका पॉइंट। अच्छा, हेडिंग क्या थी, एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन। तो सबसे पहले क्या है भाई, कौन ओपीसी बना सकता है और कौन नॉमिनी बन सकता है। मतलब इस वाले पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि मेंबर और नॉमिनी कौन हो सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, नेचुरल पर्सन, यानी ओपीसी का मेंबर और ओपीसी का नॉमिनी जो भी होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। मतलब हम किसी कंपनी को नहीं बोल सकते हैं कि कंपनी तुम आओ और तुम, जैसे मान लो एक ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसको हमने बोल दिया कि तुम पीओपीसी है, पीओपीसी के मेंबर बन जाओ। अकेला ही मेंबर, वो अकेले मेंबर को भी तुम नेचुरल पर्सन नहीं रख के किसी आर्टिफिशियल पर्सन को बना दो, क्या ही सेंस हुआ फिर, नहीं, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज, वो नेचुरल पर्सन जो होगा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या बोला, वो या तो इंडिया का रेसिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये अमेंडमेंट है, जब ये रूल पहले पहले आया था तब उसमें क्या था, वो रेजिडेंट इन इंडिया ही होना चाहिए, लेकिन आगे जाके अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट के बाद क्या बोल दिया, रेसिडेंट इन इंडिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अदरवाइज ऐड कर दिया। हो सकता है जो आपका स्टडी मैट है उसमें अमेंडेड नहीं हो, आप एक बार चेक कर लेना, अमेंडेड नहीं हो तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये वैसे बहुत पहले ही जो है वो चीज अमेंड हो चुकी है, पर आपके स्टडी मैट में बहुत पुराने पुराने अमेंडमेंट्स भी इंक्लूड नहीं कर रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर कोई स्टडी मैट रेफर करता है तो चेंजेस करते जाना साथ के साथ। इसका मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलो, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है,
रेसिडेंट इन इंडिया की हमें डेफिनेशन गिवन है। नॉर्मली हम जब टैक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं रेसिडेंट इन इंडिया जो है उसके लिए कितने डेज होते हैं, 182 डेज, लेकिन यहाँ पे 182 डेज नहीं है, ये भी अमेंड होकर, पहले यही था पर ये भी अमेंड होकर कितना कर दिया गया कि अगर कोई रेसिडेंट इन इंडिया, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कौन माना जाएगा, ओपीसी की बात हो रही है सिर्फ, ऐसा नहीं है तुमने सब जगह पे टैक्स वगैरह में मुंह उठा के इसको चेंज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस वाले टॉपिक के लिए ये चीज है, ठीक है। इस वाले टॉपिक में रेसिडेंट इन इंडिया हम किसको बोलेंगे, ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रहा है फॉर नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब मिनिमम 120 डेज अगर कोई पर्सन इंडिया में रहा है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो बंदा इंडिया में कितना रहा है मिनिमम 120 डेज के लिए, वो इस ओपीसी वाले पॉइंट के लिए, ओपीसी के पर्पस के लिए क्या माना जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया। तो आपके स्टडी मैट पे चेक कर लेना, अगर अमेंडेड नहीं है तो चेंज कर लेना। चलो, तो ये तो हो गया ये ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी की कंडीशन, एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, शेल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। इसका मतलब एक बंदा एक टाइम पे एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट करके उसका मेंबर बन सकता है। एक बंदा एक टाइम पे दो दो ओपीसी खोल के दोनों का मेंबर बन सकता है क्या, नहीं, एक टाइम पे एक ही ओपीसी का मेंबर बनेगा, ठीक है। अच्छा, क्या वो बंदा उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो एक ओपीसी का मेंबर है, क्या वो उस टाइम पे किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? यस। अब एक बार जो है ना आप इसमें एग्जाम्पल सुनो तो आपको और समझ में आएगा कि इसमें क्या बताया गया है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर मोनू। अब ये जो मिस्टर मोनू है ये मान लो एक्स ओपीसी है या एम ओपीसी कर लो, एम ओपीसी है, ये एम ओपीसी का क्या है, मेंबर है। तो क्या अब ये मिस्टर मोनू पीओपीसी का भी मेंबर बन सकता है? ये मोनू पीओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन क्या ये पीओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? क्या ये पीओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? यस। इसका मतलब पीओपीसी का मेंबर कोई और होगा। मान लो पीओपीसी का जो मेंबर है वो कौन है, सोनू है, तो पीओपीसी का मेंबर है सोनू और पीओपीसी का नॉमिनी कौन है, मोनू। मतलब एक बंदा एक टाइम पे एक ओपीसी का मेंबर और दूसरी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है, पर एक टाइम पे दोनों ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, अब एक चीज सुनो ध्यान से, मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो क्या हुआ यहाँ पे, जो ये पीओपीसी थी ना, जो ये पीओपीसी थी, पीओपीसी का मेंबर कौन था, सोनू। ये जो सोनू था ना, इसकी गलती से डेथ हो गई, किसी भी रीजन की वजह से ये मर गया। अब इसकी डेथ हो गई तो हमें पता है जब मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है भी वो मेंबर बनता है ना। तो अब सोनू की डेथ हो गई तो नॉमिनी कौन है, मोनू। तो अब इस ओपीसी का मेंबर कौन बन गया, न्यू मेंबर। अब इस ओपीसी का न्यू मेंबर बन गया मोनू। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, कैसे? मोनू खुद की ओपीसी का भी मेंबर है और अब वो सोनू के मरने के बाद पीओपीसी का भी मेंबर है, तो इस केस में तो प्रॉब्लम हो गई। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या एक बंदा दोनों ओपीसी का मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे जो मोनू है ना, मोनू को 180 डेज का टाइम मिलेगा और इसको 180 डेज में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी वाला, ये पूरा करना होगा। इसका मतलब उसे विद इन 180 डेज डिसाइड करना होगा और किसी एक ही ओपीसी का मेंबर रहना होगा, दूसरे को छोड़ना होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इसको अपने लेवल पे रीड करोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, माइनर कैन नॉट बिकम मेंबर और नॉमिनी। देखो ओपीसी में वैसे ही अकेला आदमी, वो भी तुम किसको बना दो मेंबर, माइनर को, वो वैसे ही बेवकूफ होते हैं। वैसे आजकल के माइनर बेवकूफ नहीं होते हैं, बट ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई ओपीसी है तो उसका मेंबर और उसका नॉमिनी जो होता है वो माइनर होना चाहिए। क्या वो माइनर नहीं होना चाहिए। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी होती है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मतलब जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। तो 1 पर्सन कंपनी ना तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी के तौर पे बन सकती है,
देखो अकेला बंदा है, हमने आपको बेनिफिट दिया बिजनेस करने के लिए, ना कि सोशल वेलफेयर करने के लिए आप अकेली कंपनी बनाओगे। तो ओपीसी ना तो सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है, ना ही उसमें कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट आता है ओपीसी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा, अपनी एनबीएफसीज होती है, बैंक नहीं होती है बट उनका काम बैंक के जैसा ही होता है। ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, लोन वोन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं या किसी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने का काम होता है, ये सब ओपीसी नहीं कर सकती। ओपीसी का शांति से हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें बेनिफिट दिया है तो चुपचाप बैठ के बिजनेस करो, सोशल वेलफेयर में जाने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ के अपना बिजनेस करो, इतना ही करना है। ठीक है, चलो, तो ये जो है वो अपना पूरा क्या हो गया, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉमिनी के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं और उसको इलाबोरेट किया गया, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि जब भी कंपनी ओपीसी बेसिकली वो इनकॉर्पोरेट होगी तो जो मेंबर है वो इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही नॉमिनी का नाम बता देगा और उसको कहां पर मेंशन कर देगा, अपने एमओए। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें नॉमिनी का नाम मेंशन होगा। नॉमिनी कौन होता है, जो उस पर्सन की डेथ पे, या वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, या वो पर्सन इनसेन हो गया, पागल वागल हो गया, उस केस में वो बंदा क्या बन जाएगा, मेंबर। ठीक है, अच्छा, क्या हमें उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी है, बिल्कुल लेनी है, और रिटर्न कंसेंट लेके आरओसी के पास फाइल करनी है। आपको याद है मैंने आपको प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताया था कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो वो कैसे बनेगी, वो एप्लीकेशन लगाएगी आरओसी के पास। तो जब वो इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट लगाती है आरओसी के पास, तो अगर वो ओपीसी है तो वो उस टाइम पे नॉमिनी की कंसेंट वगैरह ये सब भी लगाएगी आरओसी के पास में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, अच्छा, नेक्स्ट अपने जो कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं अबाउट नॉमिनी, वो कहाँ गिवन है, रूल 4 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। अगर ये रूल्स के नंबर और ये सब आपको याद नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स बनाकर डायरेक्टली आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। चलो, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है कि जो भी अपना नॉमिनी है उसकी डिटेल्स, नाम वगैरह वो सारी चीजें और उसकी कंसेंट इन राइटिंग ये हमें फाइल करनी होगी। किसके पास फाइल करनी होगी, ये हमें फाइल करनी होगी विद आरओसी। और ये हम जो फाइल करेंगे वो कब फाइल करेंगे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस फॉर्म के साथ फाइल होगा, INC 32 स्पाइस प्लस। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया मैम, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो मैंने जो आपको बताया ना कि एप्लीकेशन जाती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसका फॉर्म है ये। उसके फॉर्म का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन जाती है, स्पाइस प्लस। ठीक है, स्पाइस प्लस जो है उसका नाम है और उसका फॉर्म का नंबर क्या है, INC 32। डिटेल में ये सब क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो आपको ये याद रखना है कि जो इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन जा रही है उसी के साथ नॉमिनी की डिटेल्स भी आपको लगा देनी है आरओसी के पास में, सिंपल। तो ये तो हो गया, डिटेल लगा दी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आगे जाके मान लो मेंबर और नॉमिनी के बीच में कुछ इश्यूज हो गए, ड्रामा हो गया, कुछ भी चीज हो गई, नॉमिनी को अब लगता है कि यार अब तो मैं जो है इस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखूंगा, मुझे इसका नॉमिनी नहीं रहना है, भाड़ में जाइए आदमी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके जो नॉमिनी है वो अपना कंसेंट क्या कर ले, आगे जाके जो नॉमिनी है वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले। क्या ये चीज भी पॉसिबल है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब अगर नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो अभी हमें यहाँ पे देखना है। देखो, सबसे पहले अगर जो नॉमिनी है वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेता है तो ऐसे नहीं है मन में सोच लिया और भाग जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें इंटीमेशन देना होता है सबको कि भाई अभी मैं कंटिन्यू नहीं करता हूं। तो नॉमिनी नोटिस देगा, किस चीज का नोटिस देगा, विड्रॉल का नोटिस देगा। किसको देगा विड्रॉल का नोटिस, अच्छा विड्रॉल ऑफ व्हाट, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। विड्रॉल ऑफ कंसेंट का नोटिस देगा किसको, ओपीसी को और मेंबर को। अब आप बोलोगे मैम ये पागल वागल है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपीसी और मेंबर तो जो होते हैं वो तो एक ही है, एक ही तो कंपनी है और उसका एक ही तो मेंबर है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अकेला मेंबर है तब भी दोनों अलग अलग माने जाएंगे, कंपनी अलग मानी जाएगी, मेंबर अलग माना जाएगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है। अकेला मेंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंबर अलग है कंपनी अलग है, तो इसीलिए नोटिस दोनों को जाएगा।
ओपीसी को भी जाएगा, मेंबर को भी जाएगा। ठीक है भाई। अब सेकेंड स्टेप में ड्यूटी चालू होती है मेंबर की। नॉमिनी किसको बता दिया? मेंबर को। अब मेंबर क्या काम करेगा? मेंबर अगले 15 दिनों में किसी नया नॉमिनी को लेकर आएगा, तो नॉमिनेट अनदर पर्सन, न्यू नॉमिनी को लेकर आएगा, और न्यू नॉमिनी के बारे में किसको बता देगा? कंपनी को। अब वही अगेन आपको लगेगा कि यार उसी की तो कंपनी है। देखो, लीगली सारे काम करने होंगे। अभी हमें लॉ के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी पता है ना, तो इसीलिए ये सब चीजें होंगी। मेंबर और कंपनी अलग अलग है, तो उसको फॉर्मली कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। तो अभी मेंबर ये बात किसको इंटीमेट करेगा? कंपनी को इंटीमेट करेगा। किसके साथ? अलॉन्ग विद नॉमिनीज रिटन कंसेंट। नॉमिनी का रिटन कंसेंट वगैरह ये जो सब चीजें हैं ये जाएगी फॉर्म INC 4 में। ठीक है, किसको बता दिया उसने? कंपनी को। अब जो कंपनी है, कंपनी अगले 30 डेज में, कंपनी अगले 30 डेज में किसको बताएगी? ROC। मतलब नॉमिनी बताएगा दोनों को, देन मेंबर बताएगा कंपनी को, कंपनी अगले 30 डेज में किसको बताएगी? ROC को। क्या? विड्रॉल के बारे में। नया नॉमिनी आ गया, उसके बारे में भी बताएगी वो किसको? ROC को। किस फॉर्म में? INC 4 फॉर्म में ही। और जो नया वाला नॉमिनी है उसकी भी तो क्या लगेगी, क्योंकि अभी तक पुराने वाले नॉमिनी के बारे में बताया ROC को, पुराने वाले नॉमिनी की कंसेंट लगी हुई है ROC के पास। अभी नया वाला नॉमिनी आ गया, तो नए नॉमिनी का इंटीमेशन और नए नॉमिनी का रिटन कंसेंट किसको देना है? हमें ROC को। किस फॉर्म में? INC 4 में। ऑल्सो स्टडी मैट में ये जितने भी सारे टॉपिक्स हैं नॉमिनी वाले, इसमें अमेंडमेंट आ चुका है, बट स्टडी मैट में अमेंडमेंट नहीं है। तो अगर कोई स्टडी मैट को रेफर कर रहा है तो चेंजेस करने होंगे, बहुत सारी चीजें उसमें पुरानी पुरानी मेंशन्ड है। ठीक है, तो आप देख लेना। चलो, तो ये अपना कौन सा हो गया कि विड्रॉ कर लिया, मतलब नॉमिनी ने खुद ही अपनी कंसेंट वापस ले ली। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेंबर नॉमिनी को निकाल रहा है। सेकेंड वाले पॉइंट में नॉमिनी ने मेंबर को लात मारी थी कि जा मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। थर्ड वाले पॉइंट में कौन किसको लात मार रहा है? मेंबर नॉमिनी को लात मार रहा है कि तू निकल, मुझे नया बंदा लेके आना है। ऐसा भी हो सकता है। चलो, अब अगर मेंबर नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो मेंबर अगेन नॉमिनी को चेंज करेगा, लेकिन वो पहले किसको इंटीमेट करेगा? कंपनी को इंटीमेट करेगा। ठीक है, नॉमिनी को चेंज कर सकता है कभी भी, किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नॉमिनी की डेथ हो गई, या नॉमिनी ही पागल वागल हो गया, नॉमिनी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, या कुछ भी XYZ लड़ाई हो गई, कोई भी रीजन की वजह से किसी भी टाइम पे मेंबर नॉमिनी को चेंज कर सकता है। तो वो पहले किसको बताएगा? कंपनी को। अब नॉमिनी को चेंज कर दिया और नए पर्सन को नॉमिनेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, पुराने नॉमिनी को हटा रहा है तो नया नॉमिनी तो लाना ही पड़ेगा हमें, और उसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी? रिटन कंसेंट। अच्छा, अब कंपनी किसको बताएगी? ROC को। वही सेम चीजें ही हो रही है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। अब कंपनी अगले 30 डेज में किसको बताएगी? ROC को। नोटिस ऑफ चेंज कि पुराने वाले को हमने चेंज कर दिया और नए नॉमिनी की कंसेंट हमें INC 4 फॉर्म में लगा देनी है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया? मेंबर ने नॉमिनी को लात मार दी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना सिचुएशन कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी वो मेंबर बन जाए। कैसे? मेंबर ने किसको नॉमिनेट किया था? नॉमिनी को, है ना। अब मान लो मेंबर मर गया, मेंबर पागल हो गया, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब नॉमिनी कौन बनेगा? मेंबर। तो अब जब नॉमिनी मेंबर बन गया तो उससे भी तो अपने लिए नॉमिनी लाना होगा कि नहीं लाना होगा? बिल्कुल लाना होगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लो पहले अपने पास में कौन था? पहले अपने पास में था पिंकू। पिंकू था OPC का मेंबर, और पिंकू ने डिंकू को अपॉइंट किया था नॉमिनी। अब पिंकू मर गया, पिंकू को बंदर खा गया, ठीक है, जो भी है, कैसे भी करके आप मान लो पिंकू मर गया। अब पिंकू मर गया तो डिंकू जो कि अभी तक नॉमिनी था, अब ये मेंबर बन जाएगा। अब डिंकू मेंबर बन गया तो डिंकू को भी तो अपने लिए नॉमिनी चाहिए। तो डिंकू ने, मान लो कोई और पर्सन सोनू, डिंकू ने अब सोनू को अपॉइंट करना है अपना नॉमिनी, तो उसका प्रोसेस अभी यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये अलग अलग आपको सिचुएशंस गिवन है और उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस लिखना है। व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, नॉमिनी मेंबर जो है वो क्यों बन रहा है? क्योंकि जब वो सोल मेंबर है, जो वो पहले वाला मेंबर था, वो मर गया या वो पागल हो गया। तो अब जो नॉमिनी मेंबर बना है उसे हम बोल रहे हैं न्यू मेंबर। तो अब न्यू मेंबर दूसरे बंदे को नॉमिनेट करेगा 15 डेज में, और कंपनी जो है किसको इंटीमेट करेगी? ROC को 30 डेज में। पुराने वाले का बताएगी, पुराना वाला जो है वो मर गया, जो भी उसके साथ हो गया वो मेंबर नहीं रहा अब, और नया वाला जो है नॉमिनी अभी यहाँ पे
आ गया है, ठीक है। वो सब कुछ हम किसको बताएंगे, आरओसी को बताएंगे। अच्छा, चेंज इन नॉमिनी नॉट डीम्ड एज ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। एक चीज आपको याद रखनी है, नॉमिनी में अगर हमने कोई भी चेंज किया है, देखो नॉमिनी का नाम कहाँ पे लिखा हुआ होता है, एमओए में। एमओए में अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए का प्रोसेस है, रिजोल्यूशन वगैरह पास करना होता है, ठीक है, वो सब प्रोसेस होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो क्या बोला इस केस में, अगर आपने नॉमिनी का नाम चेंज किया है तो वो एमओए का ऑल्ट्रेशन नहीं माना जाएगा और आपको प्रोसेस फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा। तो ये अपने सारे सिचुएशंस हो गई नॉमिनी की, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओपीसी का। देखो क्या है, एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू ओपीसी। आपको याद होगा अभी जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर हमने डिस्कस किया था ओपीसी की जो कंप्लायंसेस होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल कंपनी के कंपैरिजन में। तो वो क्या क्या एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशंस का मतलब होता है बेसिकली बेनिफिट्स, या क्या क्या चीजें ओपीसी को नहीं करनी, ओपीसी वो काम करने से एग्जेम्प्ट है, आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है जो कि नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है। तो वो देखो क्या है, सबसे पहले है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉर्मली आपको पता होगा हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, बट ओपीसी को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, जनरल मीटिंग कौन सी होती है, मेंबर्स की मीटिंग। जनरल मीटिंग कौन सी होती है, मेंबर्स की मीटिंग। तो क्या होता है, साल में एक बार कंपलसरी है कि मेंबर की एक मीटिंग तो होगी ही होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। वो कंपलसरी है साल में एक बार करना। अब आप मुझे बताओ, ओपीसी में अकेला तो मेंबर है, तो क्या वो खुद ही आकर खुद से ही मीटिंग करेगा, कोई लॉजिक है इस बात का? बाकी कंपनीज में तो इतने सारे लोग होते हैं यार, वो आपस में आके हैं, मिलते, बात करते, डायरेक्टर से बात करते, सब कुछ होता। ओपीसी में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओपीसी में जो एजीएम है, जो कि कंपलसरी साल में एक बार मेंबर्स की मीटिंग होती है, क्या वो करने की जरूरत है? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो क्या होता है, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आरओसी के पास में फाइल करने होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, अदर कंपनीज मतलब है अदर देन ओपीसी, नॉर्मल कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल, तो उनकी मीटिंग के अगले 30 डेज के अंदर अंदर, जैसे आज मेरी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसके अगले 30 डेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने होते हैं किसके पास में, आरओसी के पास में। लेकिन आपको पता है अभी हमने बात की ओपीसी के केस में एनुअल जनरल मीटिंग तो होती ही नहीं है, तो उस केस में 30 डेज फ्रॉम एजीएम तो आ ही नहीं सकता, तो किस में कैसे फाइलिंग करेंगे? तो ओपीसी के केस में क्या बोला, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है या क्लोज हो रहा है, मतलब 31 मार्च, तो 31 मार्च आप ले लो और उसके अगले 180 डेज के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो फाइल करने होंगे। यानी यहाँ पे एजीएम से 30 डेज होते हैं नॉर्मल कंपनीज में, ओपीसी में एजीएम वगैरह तो होती ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया, ईयर एंड होने के अगले 180 डेज में फाइल कर देना, सिंपल, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट एग्जेम्पशन है। देखो नेक्स्ट एग्जेम्पशन है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब इसमें मीटिंग्स वगैरह जो आती हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसका रीजन ये है कि ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में हमें जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के बारे में गिवन है। जनरल मीटिंग तो अपने इंटर में ही है, बोर्ड मीटिंग अपने इंटर में नहीं है, फाइनल में आता है, सीएमए फाइनल का है टॉपिक बोर्ड मीटिंग, ठीक है। सो और जो जनरल मीटिंग है वो हम पढ़ेंगे आगे, अपना एक चैप्टर आएगा। तो इस केस में क्या बोला है कि देखो क्या होता है, सेक्शन 122 गिवन है, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 98 से लेके और सेक्शन क्या बोला, सॉरी सेक्शन 98, इसके बाद में सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 111, यहां तक कि सारे के सारे सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे टू अ 1% कंपनी। मतलब ये इतने सारे सेक्शंस हैं, इसको आप रीड करोगे अपने लेवल पे, इतने सारे सेक्शंस हैं, ये सारे के सारे सेक्शंस नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बट ये एप्लीकेबल नहीं होते ओपीसी पे। अब ये सारे सेक्शंस अभी आपको समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग जब हम पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ रीड करके छोड़ दो,
जब हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे तब आप वापस यहाँ पे आके जब ये सारे सेक्शंस रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे सेक्शंस अप्लाई होते ही नहीं है किसके ऊपर, ओपीसी। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने पढ़ा ना, अभी ओपीसी में जनरल मीटिंग करने की जरूरत कहां पड़ रही है, अकेला तो मेंबर है, क्या ही जरूरत है, ठीक है, इसीलिए। चलो इसके बाद अभी हमने बात की जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग करने की कोई नीड है ही नहीं, अकेला मेंबर खुद के साथ थोड़ी ना मीटिंग करेगा। लेकिन हमें पता है जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशंस पास होते हैं, हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि ओआर पास होता है, एसआर पास होता है, मतलब जो भी डिसीजन मेकिंग होती है। तो अब यहाँ पे ओआर एसआर तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज ओआर भी अकेले मेंबर का ही है, एसआर भी अकेले उस मेंबर का ही है, सब कुछ उसको खुद को ही करना है। तो इस केस में उसको मीटिंग बुला के खुद के साथ बात करने की जरूरत है क्या? नहीं। जो भी डिसीजन है, जो भी रेजोल्यूशन है, क्या करे वो पर्सन, मतलब जो मेंबर है, वो उस रेजोल्यूशन को कम्युनिकेट कर दे टू द कंपनी, मतलब ओपीसी को कम्युनिकेट कर दे कि मैंने हाँ बोला है या मना करा है, मतलब रेजोल्यूशन पास हुआ है या जैसे भी है। रेजोल्यूशन को कहां पर लिख दे? मिनट्स बुक में। देखो क्या होता है, मिनट्स बुक बनती है। मिनट्स बुक क्या होती है? जो भी अपनी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स की समरी लिखते हैं हम कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, ठीक है। वो मीटिंग की समरी हम एक बुक बनाते हैं, मिनट्स बुक, उसमें लिखते हैं। तो इस बंदे को भी सेम ही चीज करनी है, जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी उसने पास किया, उसको वो कहां पर लिख देगा? मिनट्स बुक में, साइन कर देगा, उसके ऊपर डेट डाल देगा, और जो वो डेट डालेगा वो डेट को हम मान लेंगे। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा। वो डेट को हम मान लेंगे कि वो डेट ऑफ मीटिंग है। तो एक्चुअल मीटिंग तो नहीं हुई, लेकिन वो डेट को ही हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ जनरल मीटिंग। और सेम ही चीज किसमें होती है? बोर्ड मीटिंग में। लेकिन सुनो ध्यान से, बोर्ड मीटिंग जो है ना, ओपीसी में ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर्स या तो एक हो या फिर एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्टर्स एक से ज्यादा है तो उस केस में तो मीटिंग होगी, ठीक है, लेकिन कम होगी। तो वो सब चीजें हमें अभी नहीं पढ़नी, वो बाद में फाइनल में आता है डिटेल में, तो वो सब छोड़ दो। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा याद रखना है कि अगर मीटिंग एक से ज्यादा होती है तो फिर होगी बोर्ड मीटिंग प्रॉपर। सॉरी, अगर डायरेक्टर एक से ज्यादा होता है तो फिर बोर्ड मीटिंग होगी प्रॉपर। लेकिन अगर डायरेक्टर एक ही होता है, अगर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर है, तो उस केस में भी बोर्ड मीटिंग करने की क्या जरूरत है? अकेला ही तो बंदा है, खुद से थोड़ी बात करेगा। तो उस केस में बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीटिंग समझ गए ना? डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, मेंबर्स की मीटिंग को हम लोग जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर एक ही डायरेक्टर है तो हमें बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला केस कौन सा है? जब एक ही डायरेक्टर है। तो नो नीड ऑफ बोर्ड मीटिंग इफ ओपीसी हैज ओनली वन डायरेक्टर। क्या करना है भाई? डायरेक्टर को रेजोल्यूशन मिनट्स बुक में एंटर कर देना है, साइन कर देना है, डेट डाल देना है, वो डेट बोर्ड मीटिंग की डेट मान ली जाएगी। सेम चीज। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पशन क्या है? पोस्टल बैलेट। ओपीसी को पोस्टल बैलेट से कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये भी हम कहां पढ़ेंगे? जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में। देखो क्या होता है कि एक कंपनी होती है, तो उस कंपनी में मान लो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, लेकिन मेंबर्स भी तो बिजी है ना। तो हो सकता है कि कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारे मेंबर्स ऐसा हो जाता है कि कंपनी मीटिंग बुला रही है बट मेंबर्स आ ही नहीं पाते। तब वो आ ही नहीं पाएंगे तो इन्वॉल्व भी नहीं होंगे रेजोल्यूशन में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मैटर्स में कंपनी चाहती है कि यार ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाएं। तो उस केस में पोस्टल बैलेट का यूज किया जाता है। मतलब हम उनको बुलाएंगे नहीं, हम उनके घर पे ही रेजोल्यूशन भिजवा देंगे और उनको क्या बोलेंगे, तुम घर पे ही बैठ के हाँ या ना बोलकर वापस से कंपनी को पोस्ट कर दो। यानी कंपनी उनको रेजोल्यूशन भेजेगी बाय पोस्ट। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है, तब तो सब कुछ ऑनलाइन वोटिंग से हो जाता है, ठीक है, बट पहले पोस्ट वगैरह से जाता था, है ना। तो वो भी हो सकता है। तो बाय पोस्ट कंपनी ने घर पे भिजवाया मेंबर के घर पे रेजोल्यूशन, और मेंबर घर पे ही बैठे बैठे हाँ या ना बोलकर कंपनी को वापस भिजवा देगा। इंपॉर्टेंट मैटर्स में ऐसा होता है। तो कंपनीज एक्ट में इंपॉर्टेंट मैटर्स की लिस्ट बताई हुई है कि ये सारी चीजें पोस्टल बैलेट से ही होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स पार्टिसिपेट कर पाए। बट इस केस में अकेला ही मेंबर है तो पोस्टल बैलेट की जरूरत भी नहीं होगी। चलो इसके बाद में हर कंपनी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, पूरे साल की डिटेल्स वगैरह जो है वो बतानी होती है।
तो एनुअल रिटर्न जो है उसको साइन कौन करेगा? तो देखो क्या होता है, अगर हम अदर देन ओपीसी की बात करें, मतलब ओपीसी के अलावा नॉर्मल कंपनीज में एनुअल रिटर्न जो जाती है उसको साइन कौन करता है? एक डायरेक्टर एंड कंपनी का सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। मान लो किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है अपॉइंटेड, ठीक है, तो उस केस में हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराएंगे। मतलब सीएस का होना जरूरी है। कंपनी में सीएस है तो उससे साइन करा लो, कंपनी में सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करा लो। पर ओपीसी के केस में क्या बोला? अगर कंपनी का सीएस है तो उससे साइन करा लो, अगर कंपनी का सीएस नहीं है तो प्रैक्टिसिंग वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, खर्चा बचा रहे हैं बेसिकली आपका, तो फिर आप डायरेक्टर से ही साइन करा लो। ठीक है, तो ये बोल दिया ओपीसी के केस में सीएस नहीं है तो डायरेक्टर से साइन हो जाएगा, और है पर अदर देन ओपीसी के केस में डायरेक्टर के साइन तो होंगे ही होंगे और सीएस भी चाहिए। सीएस नहीं है आपके पास में तो प्रैक्टिसिंग से साइन कराओ। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है? शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना, उसके ऊपर कौन साइन करेगा? तो ओपीसी के केस में कौन साइन करेगा? डायरेक्टर एंड सीएस, और अगर सीएस नहीं तो उसके अलावा और कौन साइन कर सकता है? पर्सन ऑथराइज्ड बाय बीओडी। बीओडी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो जो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो क्या बोला? डायरेक्टर साइन करेगा, और साथ में कौन साइन करेगा? सीएस। और अगर सीएस के अलावा और कौन साइन कर सकता है? देखो यहाँ पे और लिखा हुआ, यहाँ पे तो एंड है, प्लस मतलब एंड, डायरेक्टर तो साइन करेगा, एंड कौन साइन करेगा? सीएस। और सीएस के अलावा और कौन साइन कर सकता है? जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया, मतलब और कोई पर्सन भी साइन कर सकता है जिसको बोर्ड ने पावर दी थी। बट अगर अदर देन ओपीसी है तो उसमें या तो 2 डायरेक्टर्स के साइन चाहिए या फिर एक डायरेक्टर एंड सीएस, अगर कंपनी के पास सीएस है तो देखो बेसिकली हमें याद तो यही करना है ओपीसी वाला, हर किसी चीज में, हर किसी पॉइंट में। लेकिन मैंने आपको अदर देन ओपीसी वाली चीज क्यों बताई है? ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर आपको नॉर्मल कंपनी का पता ही नहीं होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा ओपीसी को एग्जेम्पशन कैसे मिली, ओपीसी को बेनिफिट कैसे मिला। तो आपको लर्न तो यही करना है और ये रीड कर लेना है। क्या ये बात समझ में आई? पहले वालों में भी ऐसे ही करना है। तो ये अपने सारे क्या हो गए? एग्जेम्पशंस, जो कि किसको मिलते हैं? 1 पर्सन कंपनी को। अब बस लास्ट के 2 टॉपिक्स रह गए हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है? कन्वर्शन। लास्ट के 2 टॉपिक्स क्या है? कन्वर्शन। अच्छा देखो क्या बोला, मान लो मैंने 1 पर्सन कंपनी बनाई और आगे जाके मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अकेले बहुत काम कर लिया, अब मुझे किसी और की जरूरत है। तो क्या मैं अपने आप को ओपीसी से प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल। अच्छा देखो, एक तो ये ऑप्शन होता कि मैं ओपीसी को पहले बंद करूं, बाइंडिंग अप करवाऊं, और फिर मैं प्राइवेट या पब्लिक को इनकॉर्पोरेट कराऊं, तो 2 काम हो जाएंगे। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि आप बाइंडिंग अप और इनकॉर्पोरेशन, ये 2 काम क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपको एक्सपैंड करना है तो आप डायरेक्टली अपनी ओपीसी को किस में कन्वर्ट कर लो? प्राइवेट या पब्लिक में। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो किसी की प्राइवेट कंपनी है और अब वो चाहता है कि मुझे तो अकेले ही काम करना है, तो क्या वो अपनी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू 1 पर्सन कंपनी? बिल्कुल। तो ये भी पॉसिबल है, इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो हमें ये दोनों के बस प्रोसेस पढ़ने हैं, बहुत ही सिंपल है, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ओपीसी। ओपीसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पब्लिक और प्राइवेट। ये रूल नंबर 6 में गिवन है इसका प्रोसेस, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में। अच्छा एक और चीज है, अगेन स्टडी मैट में अमेंडेड नहीं है, पहले लिमिट्स गिवन थी कि अगर आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना है इनटू पब्लिक और प्राइवेट तो ये लिमिट पूरी होनी चाहिए तो ही आप कर पाओगे। अभी वो लिमिट्स वगैरह कुछ नहीं है, आप जब चाहो तब कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस केस में भी देखो क्या बोला है आपको कि जो अपनी ओपीसी है अगर उसको कन्वर्ट करना है तो उसको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। स्टडी मैट से पढ़ते हो तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर ओपीसी को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उससे ऑल्टर, मतलब क्या करना होगा? चेंजेस करना होगा। किसमें? अपने एमओए में और आर्टिकल्स में। ऑब्वियसली बात है, अभी तक आपके एमओए में, आपके आर्टिकल्स में सिर्फ वो अकेला मेंबर होगा, ठीक है। तो अभी हमें चेंजेस करने होंगे, बाकी सारी चीजें करनी होंगी, नेम वगैरह चेंज होगा। इसके बाद क्या बोला है? ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक में और प्राइवेट में, पर अभी हमने ऊपर बात की थी ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एनपीओ नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है।
क्या कंडीशन मान के? ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने मिनिमम मेंबर्स और डायरेक्टर्स को बढ़ाना होगा, बिकॉज ओपीसी में मिनिमम मेंबर और मिनिमम डायरेक्टर 1 है। अगर आपको प्राइवेट बनना है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लो, पब्लिक बनना है तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ा लो, डायरेक्टर्स भी और मेंबर्स भी। और एक सेक्शन 18 है एक्ट का, कन्वर्जन की रिगार्डिंग है वो मान लो। इसके बाद क्या बोला है, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो सिंपल है, सब चीजों के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होती है ना, एमसी की वेबसाइट पे जाके। तो क्या बोला यहाँ पे, ओपीसी को एप्लीकेशन फाइल करनी है। किस में? एप्लीकेशन का फॉर्म क्या है? ई फॉर्म INC 6। ये सब देखो फॉर्मेट्स होते हैं, जो भी एप्लीकेशन जाती है ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो आप, फॉर्मेट बना हुआ है। आप MCA पे जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ई फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अभी कुछ भी फिजिकल नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लगती है, एमसी की वेबसाइट पे होता है सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, ई फॉर्म आप भरो INC 6 और उसके साथ में ऑल्टर्ड EMOA, MOA भी इलेक्ट्रॉनिक वाला जाएगा, आर्टिकल्स भी जाएंगे। तो एप्लीकेशन और ये सब लगा दो, ROC के पास पहुंच जाएगा, ROC आपके फाइनेंशियल्स वगैरह को एग्जामिन कर लेगा, अप्रूवल दे देगा और फाइनली सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो आप कन्वर्ट हो जाओगे ओपीसी से, आप या तो पब्लिक बन गए या प्राइवेट बन गए, सिंपल। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया ओपीसी इंटू पब्लिक और प्राइवेट। अब अगर हमें उल्टा करना है, अगर हमें प्राइवेट कंपनी से ओपीसी बनानी है, अगर हमें प्राइवेट कंपनी से ओपीसी बनानी है तो उसका क्या प्रोसेस है, ये रूल 7 में गिवन है। अभी हमने रूल 6 पढ़ा था, है ना। अब ये किस में गिवन है, इसका वैसे वर्सा प्राइवेट से ओपीसी रूल 7 में। तो अगेन प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इनटू ओपीसी में, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी अलाउड ही नहीं है कन्वर्जन इनटू ओपीसी और वाइस वर्सा। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मतलब अदर देन सेक्शन 8 प्राइवेट कंपनी, अगर वो अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट करना चाहती है। देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी होगी तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, है ना। और अभी आप एक सिंगल ओपीसी बना रहे हो, मतलब 1 पर्सन कंपनी, अकेला मेंबर रहेगा, तो बहुत सारे लोगों को उससे ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो बाकी मेंबर्स को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपकी कंपनी के कौन है, क्रेडिटर्स हैं, उनको भी डाउट आ सकता है कि यार अकेला बंदा मेंबर बनेगा, बाकी मेंबर छोड़ रहे हैं, तो क्या ये मेरा पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस केस में हमें एक NOC लेनी पड़ेगी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हमें राइटिंग में, जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी कि हाँ वो भी रेडी है कन्वर्ट करने के लिए, और जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें सबसे पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। देन क्या पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर से हमें अप्रूवल चाहिए, वो भी कौन सी वाली, SR पास करके। फिर सिंपल चीज है, हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है ROC को, फॉर्म वही सेम है INC 6, और एप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट जाते हैं, MOA जाएगा, आर्टिकल जाएंगे ऑल्टर्ड वाले, ऑब्वियस अभी आप चेंज करोगे ना, कन्वर्ट करोगे तो चेंज करोगे। NOC जो हमने यहाँ पे ली थी उसकी कॉपी जाएगी। एफिडेविट ऑफ डायरेक्टर्स कंफर्मिंग ऑल मेंबर्स हैव गिवन देयर कंसेंट, डायरेक्टर्स राइटिंग में देंगे, ठीक है, कि भाई सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो मान गए हैं, सब रेडी है कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्टर्स ये राइटिंग में देंगे एफिडेविट। किसको देंगे, ROC को। ROC अगेन एग्जामिन करेगा, फाइनेंशियल्स वगैरह चेक करेगा, सब कुछ सही है तो अप्रूव कर देगा, और अप्रूव करके आपको सर्टिफिकेट दे देगा और आपकी कंपनी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ओपीसी। इस तरीके से अपने प्रोसेस गिवन है, ठीक है। चलो, तो ये अपने जो सारे के सारे प्रोसेस हैं वो यहाँ पे होते हैं कंप्लीट, एंड विद दिस जो अपना ओपीसी वाला पूरा जो टाइप ऑफ कंपनी है और जो मेंबरशिप वाली अपनी तीनों कंपनीज है वो भी यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, देन लाइबिलिटी के बेसिस पे और मेंबरशिप के बेसिस पे, ठीक है। और बाकी हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलो, और ये जो भी हमने सारे ये प्रोसेस पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इसकी लैंग्वेज जो है वो बुक से रीड कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।